गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 34वीं वीडियो हमारी चल रही है 10th क्लास की और हम बात कर रहे हैं 20 तक हम कर चुके हैं कंप्लीट, है ना। 8वीं प्रश्नावली चली रही है और 20 तक के वर्क को हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक कंडीशन ये यूज़ करनी है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप बुक में उस चीज़ को देखिए, और अगर उसके बाद बुक में देखने के बाद आप खुद चित्र बना सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं भी बन पा रहा है तो पहले एक बार चित्र को समझिए, उसके बाद फिर आपको आगे का कार्रवाई करनी है। जैसे क्वेश्चन है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊँचा, तो एक झील है और झील हमने ये मान ली कि भाई ये झील है। झील के तल से, है ना, झील की सतह से, ये तल का मतलब यहाँ पे सतह लेके चलना है, तो तल से 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा, तो ये 20 मीटर का पॉइंट हो गया। यहाँ से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, ये ए बिंदु है ना, बिंदु दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक एक चीज़ को समझते हुए चित्र बनाएं, थोड़ा सा चित्र में परेशानी है इसके अंदर। तो बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई बादल है, अब बादल तो हमेशा ऊपर ही होते हैं, आदमी से भी और मकान से भी, मीनार से भी, है ना। तो इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, बादल को हमने देखा तो जो कोण बन रहा है उसके बारे में बोला गया कि वो कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण 30 डिग्री का है, कोण 30 डिग्री का। उसके बाद में फिर एक कंडीशन आ रही है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री का है। अब देखिए, एक ये बस कंडीशन है, थोड़ा सा इसको मैं इसको नीचे बनाता हूँ। ये जो चित्र है ना, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। जैसे यहाँ हमने झील बना दी, यहाँ से 20 मीटर का कोई बिंदु है, इस बिंदु को ए ले लिया। इससे ऊपर की तरफ यहाँ पर जैसे मान लिए भाई बादल हैं, तो बादल का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ध्यान से देखना इसको, चित्र को, चित्र का ही तो खेल है सारा। चित्र अगर सही बन गया सवाल अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा हो गई, 30 डिग्री का कोण बन गया। अब एक कंडीशन देखिए ध्यान से कि जो बादल हैं, अब ये थोड़ा सा हमारा डेली लाइफ पर आधारित है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखना। जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, सब जगह बारिश हो रही है, कहीं पर पानी इकट्ठा है ना, कोई पेड़ के पास पानी इकट्ठा है या किसी मकान के पास पानी इकट्ठा है, काफ़ी पानी है। उस पानी में जब आप देखेंगे, जैसे कोई पेड़ है तो एक, जैसे हमने ये पानी बना लिया कि भाई ये पानी है और यहाँ पर कोई पेड़ है, और जब इस पानी में इसका प्रतिबिंब देखेंगे, है ना, पेड़ का प्रतिबिंब देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको इस तरह का प्रतिबिंब दिखेगा, यूँ, मतलब ये पानी भरा पड़ा है और इसके अंदर ये पेड़ का प्रतिबिंब दिखेगा। बताइए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उल्टा दिखेगा ना, उल्टा दिख गया। अब क्या कंडीशन बन रही है? ये पेड़ कितना बड़ा है? मान लीजिए पेड़ 40 मीटर बड़ा है, 40 मीटर ऊंचा है, खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, लेकिन चाहे थोड़ा सा ही पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा ही, लेकिन जब हम उसको देखेंगे, चाहे पानी की गहराई कुछ नहीं है, मान लीजिए पानी बस इतना ही गहरा है, लेकिन जब उसको देखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब है ना, चाहे वो कितना भी ऊंचा पेड़ हो, उसका पूरा प्रतिबिंब नीचे दिखेगा और उल्टा दिखेगा। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखिएगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, पर जब तक कोई चीज़ हम सामने से देखते नहीं हैं तब तक हमें नहीं पता चलता है उस चीज़ के बारे में। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखिएगा। अपने घर के आंगन में कई बार जैसे बारिश हुई, पानी भर गया, है ना, तो हमारी जो मकान है 2 मंजिल का या 1.5 मंजिल का, 1 मंजिल का, जितना भी मकान है, उस मकान का प्रतिबिंब हमें आंगन में दिख रहा है। तो जितना ऊपर मकान है ना, उतना ही नीचे दिखता है, उल्टा दिखता है ऐसे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि भाई आपसे कोई ये कह दे दिख रहा है, वो आभासी प्रतिबिंब है ना, पप्पू सर ने बताया होगा आपको साइंस के अंदर, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, रियल नहीं बन रहा। रियल तो है 40 मीटर का, ठीक है, रियल 40 मीटर का है, लेकिन जब इसको देखेंगे, भले ही चाहे इतनी सी जगह हो, इतना सा ही पानी या इतना सा पानी भरा हो, इतना सा, मात्र 6 इंच में या 4 इंच में, 2 इंच में भी पानी आपको मिल गया ना,
तो आपको ये पूरा प्रतिबिंब इसके अंदर दिख जाएगा। तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये जो टोटल लंबाई आ रही है प्रतिबिंब को मिलाते हुए और इस कंडीशन को, मतलब इस पेड़ को मिलाते हुए कितना प्रतिबिंब, टोटल लंबाई कितनी बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई बनती है ना वो 40 मीटर तो ये और 40 मीटर ये, तो 40 + 40 बराबर कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं भी आ रही है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारी डेली लाइफ से संबंधित है। इस चीज़ को आप एक बार पहले प्रैक्टिकल देख लीजिए, कहीं पर भी जहाँ पानी भरा हुआ है उसके आसपास कोई पेड़ है, कोई मकान है, उसको एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि भाई जितना ये ऊपर दिख रहा है ना उतना ही नीचे दिख रहा है, जबकि नीचे इतनी जगह ही नहीं है। 40 मीटर का मतलब तो कुआं हो जाता है, तो कुएं लायक पानी थोड़ी है। आंगन की बात कर रहे हैं, आंगन में तो ज़्यादा इतना पानी होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। थोड़ा सा आप इसको पहले प्रैक्टिकली देखिए, फिर ये चित्र, ये वाला जो है ना, ये सवाल भी आपको समझ में आएगा। तो बादल है कहाँ पर, आसमान में, आसमान में उड़ रहे हैं बादल। हम खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने इसको देखा 30 डिग्री का कोण आ रहा है। अब 30 डिग्री का कोण आ रहा है, लेकिन ये झील है। अब झील में भी तो पानी भरा हुआ है, तो झील में जो पानी है, कितना पानी है उससे मतलब नहीं है कितना पानी है। हम ये मान लेते हैं कि जो झील का तल है ना वो ये तल आ रहा है, झील का तल ये आ रहा है, ठीक है, हमने ये मान लिया ये झील का तल है। और बादल कितना ऊंचा है, ये झील की स्टार्टिंग पॉइंट है, झील के स्टार्टिंग पॉइंट से बादल इतना ऊंचा है यहाँ तक, ठीक है, बादल यहाँ तक है। बात समझ में आ रही है? ये 20 मीटर है तो इसके ठीक सामने भी कितना होगा, 20 मीटर। ये ऊंचाई एक्स्ट्रा आ गई, इसको हमने h मीटर मान लिया। तो इसका मतलब हो गया जो झील की सतह है, ये वाली झील की सतह से बादल की ऊंचाई 20 + h है। 20 मीटर तो ये वाली जो हमको दिया गया है, और h मीटर ये वाला। अब h मीटर कितना भी हो सकता है वो आगे कैलकुलेट करेंगे जब पता चलेगा। तो इतना हो गया, है ना। तो जितनी ऊंचाई यहाँ आएगी उतनी तो पानी में आएगी, उतनी पानी में आएगी। तो इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब इसको आप नीचे ला रहे हैं, तो देखिए इसको कितना नीचे लाएंगे हम, जो हमें दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी हो रही हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप, लाइनें एकदम सीधी आएंगी, ऐसे, ये ऐसे और ये। तो ये हाइट कितनी है, 20 + h, तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी, 20 + h मीटर। क्लियर, समझ में आई बात? डेली लाइफ पर आधारित सवाल है। चित्र का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये जो चित्र बन रहा है ये इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसको आप डेली लाइफ में समझिएगा, समझने के बाद हम आगे इसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ना डेली लाइफ में, मैथ को इतना कठिन नहीं जितना लोग मानते हैं इसको। अगर इसी मैथ को आप डेली लाइफ में डाल दें तो फिर आपको ये मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं ना ये ऐसे लगने लग जाएंगे कि ये हमारे आसपास ही हैं सब। तो इसके लिए बात करें हम। अब देखिए अगली लाइन हमसे ये कहा गया कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से, बादल का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना, बन तो यहाँ रहा है लेकिन दिख कहाँ रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। तो हम ये मानेंगे कि तल पे बन रहा है और उसका अवनमन कोण, यानी बिंदु A से जब आप इस पॉइंट को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, अवनमन कोण। और अवनमन कोण कितने डिग्री का बोला जा रहा है, 60 डिग्री का बोला जा रहा है, ठीक है। तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु A से बादल की दूरी, बिंदु A ये रहा, बादल ये रहा, आपको निकालना है ये वाला पॉइंट, मतलब कर्ण की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इस तरह के सवाल पहले आ चुके हैं, हम कर चुके हैं ये सवाल। अब जब आप ये सवाल कर चुके हैं, तरीका वही का वही है, दो समकोण त्रिभुज हमको लेके चलने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था ना वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, ठीक है। चित्र बनाने का जो मैटर है, तो मैं आपको शुरू से, पहले दिन से, जब से ही प्रश्नावली शुरू हुई है तब से मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप कोई सवाल करेंगे तो भाषा को पढ़कर पहले चित्र तैयार होगा, उसके बाद क्वेश्चन चालू होगा। अगर आपका चित्र गलत बनता है, चित्र आपके समझ में नहीं आ रहा है, भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, चित्र आप नहीं बना पा रहे हैं, तो किसी भी हालत में सवाल नहीं हो सकता। ये बात मैंने बोली थी आपको। तो थोड़ा वर्किंग करनी है आपको, थोड़ी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब देखिए क्या काम करेंगे। तो अपने अब नॉर्मल नियम जैसे चल रहे थे, इसको आप A, B, C, D, E,
एफ और जी। ठीक है, ये हमने सारे बिंदु जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स बन रहे थे उस जगह पर हमने बिंदु मान लिए। हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए होता है हमको? हमको चाहिए होता है समकोण त्रिभुज। तो ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमको दे दिया यहाँ पर। इसमें जो लंब है वो तो हो गया h, और यहाँ पर कर्ण की बात कर रहा है, तो लंब और कर्ण की बात कर रहा है, तो लंब और कर्ण के अनुसार आप साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अब आपको दूसरा समकोण त्रिभुज ढूंढना है। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है, तो ये और ये जेड की आकृति बन गई। जेड की आकृति बनने का मतलब एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोण होने के कारण हम इसको 60 डिग्री जो यहाँ पर आ रहा है वही 60 डिग्री यहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद में 20 ए सी और डी, ए सी डी है ना, ये वाला त्रिभुज देखिए ध्यान से। ए सी डी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। जब ए सी डी त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो लंब का मान ये रहा है ना, और आधार का मान इसमें है नहीं, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं कुछ ना कुछ। अब बी सी है, ठीक, ये बन रहा है वर्ग, वर्ग मान लीजिए, आयत मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमें तो चाहिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आमने सामने की भुजा अगर बराबर होती है तो ये 20 प्लस एच है, ये भी तो इसी के बराबर होगा 20 प्लस एच, और ये भी 20 प्लस एच हो गया, ये वाला 20 हो गया। तो टोटल ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आई है ये कितनी हो जाएगी? 40 प्लस एच। दोनों को जोड़ देंगे तो 40 प्लस एच आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब अपना काम शुरू करते हैं हम। जैसे पहला हमने यूज़ कर लिया कि अगर हम मान लीजिए इसी को यूज़ कर लेते हैं पहले, कि हमें h निकालना है, तो h के लिए तो हमें लास्ट में मान रखना ही पड़ेगा। पहले हम आधार और इसी को लेकर चलते हैं, टेन थीटा को ले लो आप, बार बार चेंज नहीं होगा। तो इसमें देखिए आधार हमको यूज़ करना है, हम इसको x मीटर मान लेते हैं। यहाँ से ये x मीटर हो गया, तो ये वाला भी x मीटर होगा, और ये वाला भी कितना होगा? x मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक देख लें, थोड़ा ध्यान रखिए, पुराने सारे नियमों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं इसमें। ये वाला जो बन रहा है ए एफ डी सी या ए सी डी एफ, ये आयत बन गया ना, आयत बन गया, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो ये वाली भुजा जो बन रही थी वही तो ये वाली बन रही है। देखिए 20 की जगह 20 आ रहा है, 20 प्लस एच की जगह 20 प्लस एच आ रहा है। तो जो यहाँ पर आ रहा है आधार वो यहाँ पर आ रहा है, तो लंबाई चौड़ाई सब आमने सामने की बराबर। तो पहले हम इसको ले लेते हैं कि त्रिभुज ए एफ जी में, ए एफ जी में, ए एफ जी में क्या आ रहा है? लंब का मान, लंब बराबर h मीटर, और ये है जी एफ है ना, ये मीटर हो गया, इसको हमने मान लिया। फिर उसके बाद आता है आधार, तो आधार की जगह पे ए एफ चल रहा है, ए एफ है आधार, और आधार है x मीटर, ये भी हमने माना है। फिर उसके बाद थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री। कंप्लीट है यहाँ तक। अब उसके बाद में जब हम आते हैं टेन थीटा बराबर जी एफ अपॉन ए एफ, इसमें मान रख देते हैं, तो टेन 30 डिग्री हो गया, और जी एफ की जगह पर आ जाएगा h, ए एफ की जगह पर आ जाएगा x। अब टेन 30 की वैल्यू आपको खूब अच्छी तरह याद हो गई होगी कि 1/√3 होता है, h अपॉन x होता है। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे पास। अब हमें ये पता नहीं है कि भाई हमें आगे h की वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा या x की वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल अभी मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जैसे ये सीधा हो जाएगा, इसको तो हमने यहाँ पक्षांतरण कर दिया, x हो गया, इसको यहाँ पक्षांतरण कर दिया तो √3h हो गया। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कंप्लीट। चित्र में ज़रूर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, पर इतना भी नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, डेली लाइफ से संबंधित है। जहाँ कहीं पर भी आपको पानी इकट्ठा मिलता है ना, वहाँ पर जरा आप इसको देखिएगा तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। चाहे बादल ही आ रहे हो, बादल ऊपर चल रहे हैं, बादल को जब बादल का जो प्रतिबिंब है वो आप रिफ्लेक्शन नीचे देखेंगे तो इस पानी के अंदर बादल का रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई देगा। तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, जितनी ऊंचाई पे बादल है उतनी गहरा पानी थोड़ी है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। नंबर 1 हो गया।
ठीक है, अब यहाँ तक का काम करने के बाद अब हम आते हैं अपने बड़े वाले त्रिभुज पर, और त्रिभुज कौन सा है? ACD। दोबारा पुनः त्रिभुज ACD में, ACD पे आ जाइए। अब ACD में यहाँ से ये वाला है ना, ये वाला त्रिभुज बना, ध्यान से देखिएगा इसको। लंब की जगह पर वही tan का यूज़ कर रहे हैं, लंब की जगह पर AC और कितना आया देखिए मान इसका 20, तो ये आ गया है ना, 20 ये और 20 प्लस h ये, तो 20 और 20 प्लस h टोटल कितने हो गए? 20 प्लस h, तो टोटल हो गया 40 प्लस h मीटर। ठीक है, ये AC का मान हो गया, यानी लंब का मान हो गया। आधार आपको पता ही है, आधार कितना है? आधार CD आ रहा है ना, ये वाला, और इसको हमने क्या मान रखा है? x मीटर माना गया है। उसके बाद थीटा की जगह पर 60 डिग्री। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ACD त्रिभुज की बात की गई है। आधा ये लंब हो गया पूरा, लंब की जगह पर 20 आ रहा है, 20 प्लस h आ रहा है, दोनों को जोड़ दिया 40 प्लस h हो गया, और फिर उसके बाद ये आधार आता है। आधार है x मीटर, इस x मीटर को हमने माना हुआ है इसलिए माना लिख दिया। यहाँ पे भी आप माना लिख सकते हैं क्योंकि इसमें h आ रहा है ना, और h की वैल्यू अभी तक हमारे पास है नहीं, उसको तो हम बाद में यूज़ करेंगे। और थीटा 60 डिग्री आ रहा है, अवनमन कोण के साथ आया है। अवनमन कोण यहाँ पे बना हुआ था, एकांतर कोण के कारण इसमें जो जेड की आकृति होती है वो एकांतर कोण बनाती है, तो एकांतर कोण होने के कारण यहाँ पर 60 डिग्री आया, तो थीटा का मान कितना प्राप्त हुआ? 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हम अपना tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब की जगह पर AC है और यहाँ पर CD है, तो tan 60 डिग्री हो गया। AC की जगह पर 40 प्लस h और CD की जगह पर x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 40 प्लस h बटे x, इसको इधर पक्षांतरण कर दिया, √3x बराबर 40 प्लस h। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वही tan थीटा के बारे में मैंने आपको जब प्रश्नावली शुरू की थी तभी बता दिया था कि जो tan थीटा है वो 95% बार यूज़ होगा, है ना। यहाँ पर हम sin थीटा यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने tan को ही यूज़ किया है। उसका कारण रहा कि सारे सवाल फिर एक जैसे ही लगेंगे, है ना, इसलिए tan का यूज़ कर लिया, बाद में sin थीटा से वैल्यू निकलेगी इसकी। अब समीकरण 1 का प्रयोग करना है। समीकरण 1 से ये मान यहाँ रख देते हैं, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दें। ठीक है, ये मान रख दिया, क्या आ जाएगा? √3 और x की जगह पर आ गया √3h बराबर 40 प्लस h। इनको गुणा कर दिया 3h 40 प्लस h को इधर भेज दिया, तो 3h माइनस h बराबर 40 हो गया। इनको घटा लेंगे, 2h बराबर 40 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, h बराबर 20 मीटर आ गया। देखिए h बराबर 20 मीटर। थोड़ा आप ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पर, क्योंकि मैं बीच में खड़ा हो गया था तो शायद आपको हो सकता है ना भी दिखा हो, तो दोबारा ध्यान से देखिए। हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दिया, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रख रहे हैं, x का मान रख दिया, तो यहाँ पे √3h आ गया। √3 को √3 से गुणा किया, √3 को जब √3 से गुणा कर रहे हैं तो 3h आ रहा है, सही है। 40 प्लस h ऐसे ही चल रहा है। इस h को इधर पक्षांतरण किया तो यहाँ पर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। फिर 3h में से 1h माइनस कर देंगे, 3h में से 1h माइनस कर दिया तो 2h बच गया, 2h यहाँ लिख दिया। 40 ऐसा कैसे ही चल रहा है, 2 का भाग कर दिया, जब 2 का भाग 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, तो h का मान आ गया 20। इसका मतलब हुआ ये जो हाइट हमने मान रखी है ना, ये 20 है, ठीक है, ये आया है ना। इसको कैलकुलेट करके हमने ये निकाल लिया। अब इसी त्रिभुज को दोबारा से यूज़ करना है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, इसका मान नहीं पूछा गया है। मान किसका पूछा जा रहा है? मान पूछा जा रहा है इसका, कि कर्ण का मान पूछ रहा है। अब कर्ण का मान निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस 20 को। तो अब एक बार आप इसको नोट करिए पहले, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा नोट करिए, चाहे एक बार नोट कर लीजिए, चलिए फिर मैं इसको मिटाता हूँ।
अब देखिए यहाँ तक आ गए हम। अब हम दोबारा आते हैं उन्हें त्रिभुज AFG में, है ना। लेकिन अब आपको टारगेट पता है हमारा कि हम इस त्रिभुज पे दोबारा क्यों आए हैं, क्योंकि हमें कर्ण का मान चाहिए। लंब का मान हमारे पास है, कर्ण का मान हमको चाहिए। हम क्या लिख देंगे इसमें कि लंब की जगह पर GF आ गया और ये है 20 मीटर। अब 20 मीटर लिखेंगे, है ना। किससे? समीकरण, वो लास्ट में जो आंसर आया था इसको आप लिख देना प्राप्त किया है, ये हमने प्राप्त किया है। फिर उसके बाद में कर्ण है AG बराबर है कुछ भी नहीं, बराबर कुछ नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या माने, x मान चुके हैं हम, h भी मान चुके हैं। फिर अगर आप कुछ मानते हैं तो फिर ये सारा चेंज होगा। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और थीटा आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, लंब का मान हमने 20 निकाला ही है, 20 मीटर। कर्ण का मान हमको निकालना है, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख दिया। अब साइन 30 डिग्री है, ठीक है। GF का मान कितना आ रहा था? 20। AG नहीं है, कर्ण। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, 20 बटे में AG हो गया। AG को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 20 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक है, यानी कर्ण जो है ना वो 40 है। और इस चीज़ को हम बोल देंगे कि अतः, यहाँ पर लास्ट आंसर लिखेंगे, अतः बिंदु A से बादल की दूरी बराबर 40 मीटर। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर और क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के आवागमन के कोण, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पे है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास कि एक नदी है। थोड़ा सा इसको ऐसे देखना है, जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए कि कमरे में बैठे हुए हैं, है ना। तो कमरे की चौड़ाई ये हो गई और पुल है ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये 4 मीटर हो गया। 4 मीटर में एक तरफ से देख रहे हैं 30 और 45 आ रहा है ना, एक तो है 30 एक 45, तो थोड़ा सा एक को तो ऐसे कर लिया, थोड़ा सा तिरछा यूँ, ये तो 30 डिग्री का बन गया और ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, कोई ऊंचाई है, पुल है, पुल से किनारे को देखा तो 30 डिग्री, इस वाले किनारे को देखा तो 45 डिग्री। ये एक कोण बनता है हमारा जो दिया हुआ है। पुल की ऊंचाई 4 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई निकालने का मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, A, B, C और D, है ना। ये नाम रख लिया। अब हमें कुछ मानना है, जैसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, इधर वाला, तो इसको ले लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में लंब और आधार की बात हो रही है, भाई लंब का मान दे रखा है, आधार का मान पूछ रहा है, तो इसको हम x1 मान लेते हैं। x1 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसको भी मानना पड़ेगा, तो इसको हम x2 मान लेंगे। ठीक है, तो ABD में लंब का मान, लंब बराबर AB और AB का मान हो गया x1 मीटर माना। फिर इसी तरीके से एक मिनट लंब कर दो, इसको आधार कर दो, आधार है ये, आधार ये हो गया और लंब ले लिया बराबर DB या BD और ये 4 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है
थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, और क्या आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह पर क्या आता है लंब बटा आधार, तो डी बी बटा ए बी। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ उल्टा लिख दिया है मैंने इसको, आधार पहले लिख दिया, लंब बाद में लिख दिया है। अब इसमें टेन 30 डिग्री, डी बी की जगह पर आ जाता है 4 मीटर, और ए बी की जगह पर आ जाता है x1 मीटर। तो 1/√3 4 बटा x1, पक्षांतरण कर देंगे, x1 इधर आ गया, इसको इधर भेज दिया, तो x1 बराबर 4/√3 मीटर, है ना। ये आ जाता है समीकरण नंबर 1। थोड़ा ध्यान रखिए, ये कट तो नहीं रहा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में अब आते हैं हम अपने सेकंड वाले पर, इस वाले त्रिभुज पे आते हैं, BDC या DBC। DBC में लंब का मान, लंब बराबर क्या है BD या DB 4 मीटर है, ये दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है, ये वाला दिया है। फिर BC पे आते हैं, आधार है, आधार बराबर BC, और BC क्या है x2 मीटर, ये माना गया है, और थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, है ना, थीटा 45 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम निकालते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर BD बटे BC, तो टेन थीटा मतलब टेन 45 डिग्री का मान आ जाता है BD की जगह पर 4, BC की जगह पर x2, इसमें मान रखिए, तो टेन 45 का मान 1 होता है, 4 बटे x2, इस x2 को यहाँ भेज दिया, तो x2 बराबर 4 मीटर, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 2 आया। अब क्या पूछा हमसे, है ना, दोनों में ऐसा नहीं आया कि समीकरण 1 से हम 2 में वैल्यू रखेंगे जैसे नॉर्मली आ रहा था, ऐसा नहीं आया। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये जो दूरी है ना AC, इस AC का मान बताइए, इस दूरी का मान चाहिए, तो हमें नदी की चौड़ाई चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे नदी की चौड़ाई कितनी है, AC बराबर AB प्लस BC, तो AB प्लस BC, AB की जगह पर क्या आ रहा है, AB की जगह पर 4√3, और BC की जगह पर 4, यहाँ पर आ गया 4√3 और यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ गया, तो √3 + 1 हो गया, सही है, √3 + 1। आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होता है, तो 1.732 + 1 हो गया, दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 2.732, इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा वो नदी की चौड़ाई होगी। अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा, है ना, यहाँ पे अगर आपने यहाँ कर दिया जब भी ठीक माना जाएगा, और अगर आप एंड तक जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको गुणा करके आप यहाँ पर मीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट है, नोट करिए इसको। इसके बाद थोड़ा सा एक कंडीशन देखिएगा कि जब हम ये थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ है, इस वजह से अंधेरा हो गया है, तो लाइट भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा इस चीज़ को। अंधेरा ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है, और लाइट नहीं है, नहीं तो हम लाइट भी जलाते। क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ है 22, ठीक है। अब आप 23वें क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, नोट करिए इसको, या 23वां क्वेश्चन अगर आप खुद कर सकते हैं तो एक बार पढ़ के देखिए कि एक व्यक्ति एक जहाज़ के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। जहाज़ का डेक, डेक क्या होता है, डेक वो नहीं होता बजाने वाला, कहीं आप सोचे भाई डीजे बजाते हैं जो डेक बजाते हैं अपन घरों में, वो डेक नहीं है। डेक का मतलब होता है जब कोई जहाज़ होता है तो जहाज़ का जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहर की तरफ जो हिस्सा होता है ना, उसमें कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों में दिखाते हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं, समुद्र को देखते हैं, उस चीज़ को हम डेक कहते हैं। तो एक व्यक्ति पानी की जहाज़ है, जहाज़ के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पे है,
और पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। पहाड़ी के शिखर का मतलब कोई पहाड़ है ना, वो खड़ा कहाँ पे है, जहाज़ पे खड़ा है, जहाज़ के ऊपर से वो पहाड़ी को देख रहा है, तो पहाड़ी को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण आता है। फिर उसके बाद में पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण निकालते हैं, तो पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। तो जहाज़ से पहाड़ी की दूरी, पहली कंडीशन तो जहाँ जहाज़ खड़ा है उससे पहाड़ी की दूरी निकालनी है, और दूसरी बात पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। तो दोनों बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर हम चित्र बनाते हैं, आपने चित्र बनाया भी होगा, थोड़ा बहुत आप कर भी रहे हैं अगर खुद, तो आप देखेंगे कि आधार की बात कर रहा है एक तो, है ना, दूरी की बात कर रहा है, दूरी ऐसी तो आएगी, एक तो आधार की बात कर रहा है और एक पहाड़ी की ऊंचाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, एक तो हमें आधार निकालना है और एक हमें लंब निकालना है। ठीक है, इसको एक बार आप करके देखिएगा, और अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये समझाने का तो है ही, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। 34वीं वीडियो है और हम 35वीं वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।